जय स्टूडेंट्स, कल हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने विशेषताएं पढ़ी थी। उसमें से 4 विशेषताएं हमने जो है पढ़ ली थी। लगभग 7 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। और फिर हम पंचायती राज का क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने 20 टॉपिक जो है कम से कम जो 29 विषय हैं उनमें से 20 विषयों का हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो 8वां पॉइंट है पंचायती राज का क्षेत्राधिकार। पंचायती राज का क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार का मतलब क्या क्या काम पंचायती राज करती है। ठीक है, तो क्षेत्राधिकार में हमने पढ़ लिया था, 20 पॉइंट पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था कृषि और कृषि विस्तार, पहला पॉइंट पढ़ा था। दूसरा भूमि विकास और भूमि सुधार पढ़ा था। तीसरा लघु सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी थी। ठीक है, चौथा हमने चौथा पॉइंट पशुधन, मुर्गी पालन और दुग्ध व्यवसाय यानी डेयरी व्यवसाय पढ़ा था। 5वां हमने मत्स्य उद्योग को पढ़ा था। 6ठा हमने वन्य जीव और वन्य से संबंधित जो है कृषि है, वन्य जीवों से वन्य जीवन और वनों में जो कृषि है उससे संबंधित पढ़ा था। 7वां हमने लघु वन उत्पादन पढ़ा था। ठीक है, 8वां पॉइंट हमने लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण पढ़ा था। 9वां पॉइंट हमने जो है खादी और ग्राम व कुटीर उद्योग पढ़ा था। गाँव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ये भी जो है इसका विषय है, पंचायती राज का विषय है। 10वां पॉइंट हमने ग्रामीण विकास का पढ़ा था। गांव में जो सड़कें, यातायात सुविधाएं वगैरह, ठीक है, नालियां और साफ सफाई वाला जो है ये पंचायती राज का विषय है। 11वां हमने पेयजल, पीने का पानी के संबंध पढ़ा था। गाँव में पेयजल उपलब्ध करवाना पंचायती राज विभाग का प्रमुख कार्य है। 12वां हमने ईंधन और चारे के बारे में पढ़ा था। 13वां पॉइंट हमने पढ़ा था सड़क, पुल और नदी और संचार के साधन। ठीक है, गांव में, ग्रामीण इलाकों में पुल है, नदियां हैं, उन सब की देखभाल, उनसे पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग की होती है। फिर हमने 14वां जो है विषय पढ़ा था ग्रामीण विद्युतीकरण, गाँव में बिजली व्यवस्था उपलब्ध करवाना। गाँव में बिजली, कृषि जो है बिजली है और आम जो लोग काम लेते हैं उनकी वो बिजली है, ये उपलब्ध करवाना पंचायत राज विभाग का कार्य है। फिर 15वां पॉइंट पढ़ा था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत जो नवीन श्रेणी में आते हैं, परंपरागत रूप नहीं है, उनको ये पंचायत राज विभाग का प्रमुख कार्य है। 16वां पॉइंट है गरीबी उन्मूलन। गाँव में जो गरीबी मिटाने के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, इंदिरा आवास योजना है, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, ये सब उनको करना जो है पंचायत राज विभाग की जिम्मेदारी है। 17वां पढ़ा था शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायत राज का विषय है। यानी उच्च शिक्षा जो है वो पंचायत राज का विषय नहीं है, बल्कि प्राथमिक यानी 5वीं तक की जो शिक्षा है और उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक की शिक्षा है और माध्यमिक यानी 10वीं तक की, तो 10वीं तक की स्कूलें जो है वो पंचायत राज विभाग के अधीन होती है। और हमने 18वां पॉइंट पढ़ा था तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, बिजनेस से संबंधित जो शिक्षा है वो जो कौशल कार्यक्रम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। 19वां पॉइंट हमने पढ़ा था प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो 19वां पॉइंट तक हमने अध्ययन कर लिया था। 19वां है प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा जो 35 साल से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनको शिक्षित करने का कार्य, और अनौपचारिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा के अलावा जो शिक्षा दी जाती है जो लोग साक्षर होना चाहते हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी पंचायत राज विभाग को सौंपी गई है। ठीक है, 20वां पुस्तकालय और वाचनालय, यानी जो स्कूलों में जो लाइब्रेरी होती है और गाँव में जो लाइब्रेरी होती है या वाचनालय जहाँ पर आप पत्र पत्रिका अखबार का वाचन कर सकते हो, तो ये जो है पंचायत राज का विषय है। ठीक है, फिर आती है 21वें में सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में और जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, जो मेले है, उत्सव है, त्यौहार है, उन सब को आयोजन, जो मेले आयोजित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई मेले और उत्सव आयोजित होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये पंचायत राज का विषय है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो भी जो है रंगारंग कार्यक्रम वगैरह होते हैं, नाटक है, इन सब का आयोजन करना पंचायत राज विभाग का कार्य। ठीक है, 22वां है मेले और बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेले का आयोजन होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के जो नाम है वो उनका नामकरण जो है पंचायती राज विभाग
के अधीन होता है। पंचायत, ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां उनका नामकरण करती है, ठीक है। और 23वां है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, देखिए प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो पंचायत राज विभाग के अधीन होते हैं। जो प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, वहाँ डॉक्टर, नर्सेज वगैरह इन सब की व्यवस्था करना पंचायत राज विभाग का कार्य है। 24वां है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इनको जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या को वृद्धि से रोकना, ये परिवार और परिवार कल्याण के लिए जो कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नसबंदी जैसे कार्यक्रम, इनका ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, तो ये कार्यक्रम जो है वो किसके क्षेत्राधिकार में आता है? पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। 25वां पॉइंट है महिला और बाल विकास। महिला व बाल विकास, महिलाओं को और बच्चों के विकास के जो कार्यक्रम हैं वो पंचायत राज विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। महिला में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर, और बच्चों के विकास के जो कार्य हैं वो इनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर आपके आता है 28वां पॉइंट, आपके आता है समाज कल्याण के कार्य। तो समाज कल्याण के वो कार्य जो समाज के हित में किए जाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण के कार्य जो हैं, समाज कल्याण में जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, ठीक है, और आपके जो विधवा है, परित्यक्ता महिलाएं हैं, ठीक है, या जिनकी आय कम है, बीपीएल परिवार हैं, तो ऐसे इनकी घोषणा करना, किनको आवास मिलना चाहिए, किनको खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो समाज कल्याण के कार्यक्रम पंचायत राज विभाग का कार्य है, ठीक है। 27वां पॉइंट है आपके एससी और एसटी व कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाएं तैयार करना। कमजोर वर्गों के कल्याण की योजनाएं, या कार्यक्रम को जो है आयोजित करना पंचायत राज विभाग का कार्य। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके कल्याण के कार्यक्रम चलाना इन पंचायत राज विभाग का मुख्य कार्य। और 28वां जो पॉइंट है आपके वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशन की दुकानें हैं उनको वो समय पे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समय पर राशन का वितरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देख रेख करना, इस पर नियंत्रण रखना पंचायत राज विभाग का मुख्य कार्य है, ठीक है। और अंतिम जो पॉइंट है वो है सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्तियों की देख रेख करना। तो गांव में जो सार्वजनिक संपत्तियां होती है, कोई बड़ा हवेली है या कोई जो है बड़ी छतरी है या कोई पुराना मंदिर है, ठीक है, तो जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, कोई किला है, इस प्रकार की संपत्तियों की सुरक्षा करना पंचायत राज विभाग का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल 29 विषय जो है पंचायत राज विभाग को सौंपे गए हैं। और इसके लिए कौन सी सूची जारी की है, संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ करके और इन 29 विषयों को जो है पंचायती राज विभाग के अधीन कर दिया गया। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। 10 अनुसूचियां थी पहले और बाद में 11वीं अनुसूची जोड़ करके और इन्हें पंचायत राज विभाग के अधीन किया गया। इन कार्यों को पंचायत राज विभाग को सौंपा गया। तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था और 1993 में जो है ये पूरे भारत में लागू हो गया था। तो 1993 में यानी 24 अप्रैल 1993 को ये सारे कार्य, यानी इसी दिन 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं और उस समय ये कार्य जो हैं वो पंचायती राज विभाग को सौंपे गए थे। पहले ये कार्य जो है वो राज्य सरकार के अधीन आते थे और बाद में इनको जो है पंचायती राज विभाग को सौंप दी। अब एक और छोटा सा प्रश्न बनता है आपके कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे आपने,
नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे ना, तीसरे दूसरे जो शुरुआत में आप चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें से आपने नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन से अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? 36 से 51। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा अनुच्छेद ग्रामीण शासन या ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो हमने पढ़ा है कि याद रखना है आपको, अनुच्छेद 40 जो है, यानी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अनुच्छेद 40 के तहत वो जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी, यानी गांव का शासन गांव के हाथ में सौंपने का कार्य करेगी। तो कौन से पूछा जा सकता है, पंचायती राज विभाग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, या कौन से नीति निर्देश तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उल्लेख करता है। इसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गया। अब 73वां संविधान संशोधन से संबंधित सारे टॉप जो है क्लियर हो गए आपके। तो हमने बात की थी कि स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? हमने बात की थी कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, और एक और अनुच्छेद साथ में और जोड़ा गया था, एक और संशोधन किया गया था, वो था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नगरीय स्थानीय स्वशासन से। नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरी कह दो या शहरी कह दो, शहरी स्थानीय स्वशासन। तो गांवों की तरह शहरों को भी जो है अपना शासन करने का अधिकार होना चाहिए कि वहाँ की शहरों की सरकार शहरों के लोग खुद चुनें और शहरों के विकास कार्यक्रम वो खुद बनाएं और शहरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान वो खुद करें। ठीक है, तो याद रखना है 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक साथ जोड़े गए थे। ठीक है, इसको भी उसी रूप समय पारित किया गया था जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था, अर्थात इसको भी पारित किया गया था, 74वें संविधान संशोधन को भी पारित किया गया था 1992 में, और इसको जो लागू है वो किया गया था आपको 1 अप्रैल 1993 से। पारित तो इसको भी 73वें 74वें संविधान संशोधन दोनों साथ किए गए थे। ठीक है, और इसको पारित कब किया गया था? इसको 1992 में पारित किया गया था, और इसको पारित कब किया गया था उसको आपको पता है कि ये कितनी अप्रैल को शुरू किया गया था? 23 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को, है ना। तो उसमें ये जो है स्थिति है, यहाँ पर आपको केवल यह अंतर रखना है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक साथ पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? एक साथ पारित हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो लागू है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है या शहरी स्थानीय स्वशासन है वो पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1993 से। ठीक है, तो इसका मतलब गाँवों की तरह शहरों के भी जो सरकारों को हम कह सकते हैं संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन है क्या और उसमें क्या प्रावधान किए गए। जैसे गाँव का शासन गाँव के सरकार के हाथ में दिया गया है, वैसे नगरों का शासन भी नगरों के जो स्थानीय शासन है लोग हैं उनके द्वारा उनका संचालन करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि भी क्या व्यवस्था है, 74वां संविधान संशोधन क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा करेंगे। कि जैसे आपने पढ़ा है सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था, है ना। और कैसे किया गया था हम कह सकते हैं लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल को हुआ था। 24 अप्रैल को हम पूरे भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। आपने पढ़ा है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत या हम कह सकते हैं सिफारिश किसने की थी? तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तर पर जिला परिषद है, मध्यम स्तर पर
मध्यम स्तर पर क्या है, ये पंचायत समिति है राजस्थान के संदर्भ में बात करें। और निम्न स्तर पर कौन है, निम्न स्तर पर हमने पढ़ा है ग्राम पंचायत होती है। इस प्रकार 3 स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में है। उसी के समान नगरों को भी जो है, नगरों की सरकार में भी 3 स्तर की सिफारिश जो है की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो गाँवों का शासन गाँव की सरकार के हाथ में होना चाहिए, तो उसी तरह का शहरों का शासन भी शहरों की सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे 74वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में। 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो आपको एक एक नंबर का प्रश्न बनता है कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध आपने पढ़ा है ग्रामीण स्थानीय शासन से। और आपसे पूछ लिया जाए 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगरीय स्थानीय स्वशासन से। किससे है, नगरीय स्थानीय शासन से। ठीक है, नगरीय या शहरी कह दो, स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज की बात ध्यान रखना है आपको कि भी जैसे दोनों ही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से दोनों लागू हुए थे, और दोनों में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि दोनों ही एक साथ जो है शुरुआत हुए थे और एक ही साथ संविधान संशोधन दोनों में हुआ था। वो 73वां था और ये 74वां था। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की तरह शहरों में भी जो स्थानीय स्वशासन के लिए 1992 में ये पारित कब हुआ था, पारित कब हुआ था, 1992 में संसद ने पारित किया था, दोनों को साथ में किया था। ठीक है, और पूरे भारत में ये लागू कब हुआ था, तो लागू की चर्चा करेंगे अपन 1 अप्रैल 1913। ठीक है, तो ये अंतर है। अब पारित तो दोनों साथ में हुए थे, लेकिन लागू जो है वो 1 अप्रैल 1994 को हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसमें भी 3 स्तर थे और इसमें भी 3 स्तर बनाए गए। ठीक है, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में भी क्या है, 3 स्तर होते थे। ग्राम नीचे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति मध्यम स्तर पर, और उसके बाद जो है आपके जिला परिषद। उसी प्रकार इसमें भी 3 स्तर बनाए गए। ठीक है, तो कौन कौन से 3 स्तर हैं। नंबर 1, इधर हम ले दें स्थानीय संस्था का नाम, स्थानीय संस्था का नाम। इनका आधार, देखिए ये 3 स्तर जो बनाए गए हैं वो उनका आधार जनसंख्या है। छोटा बड़ा वाला ये नहीं सिस्टम है, जनसंख्या के आधार पर 3 स्तर बनाए गए हैं और एक दूसरे के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है तीनों निकाय। ठीक है, और कम पड़ गई, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। देखिए 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये संस्था का नाम, स्थानीय संस्था का नाम, ठीक है, उसका आधार जनसंख्या, यानी जनसंख्या के आधार पर 3 स्तर बनाए गए हैं। जनसंख्या के आधार पर 3 स्थानीय संस्थाएं बनाई गई। ठीक है,
और इधर हम उसके पदाधिकारी पढ़ते हैं, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं उसके। और इधर हम उसको जो है चौथा पॉइंट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं अपन, सदस्य। देखिए इसमें तीनों स्तर एक दूसरे के अधीन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र स्तर हैं, ठीक है। तो पहला जो स्तर है नगर निगम, इसमें उच्च स्तर निम्न स्तर नहीं है। नगर निगम का गठन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो नगर निगम को जो गठन है, इसमें गठन का आधार है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में। कितने लाख से जनसंख्या वाले? 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में। तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में क्या कौन सी संस्था बनाई गई है? नगर निगम, ठीक है। नगर निगम में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, इसके अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नगर निगम का जो अध्यक्ष है, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है महापौर। याद रखना है आपको, नगर निगम बड़े जो शहर होते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर जैसे शहरों में वर्तमान में 7 नगर निगम हैं। राजस्थान की बात करें अपन, ठीक है, तो जो बड़े शहर हैं, जो 3 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले जो शहर हैं, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, तो वहाँ पर जो है वो इन नगर निगम की स्थापना की गई है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो महापौर कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेयर। और उपाध्यक्ष जो है वो कहलाता है उप महापौर। उप महापौर, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष हो गए। और इसके जो सदस्य हैं, जैसे अपन वार्ड बनाते हैं गांव में, वार्ड पंच कहलाते हैं। पंचायतों में जो वार्ड बनाते हैं उसको जो सदस्य चुना जाता है वो पंचायत समिति सदस्य कहलाता है। उसी प्रकार नगरों में जो बड़े नगर, जो नगर निगम हैं, वहाँ पर जो सदस्य होते हैं जिनको जनता चुन के भेजती है वो कहलाते हैं पार्षद। गाँव में तो वार्ड पंच कहलाते हैं, वार्ड्स बनते हैं तो, लेकिन शहरों में जो वार्ड बनाए जाते हैं उनसे चुन करके जाता है वो पार्षद कहलाता है। नंबर 2, दूसरा जो संस्था है वो कहलाती है नगर परिषद। नगर परिषद ये उन शहरों में जो लगाई जाती है जहां 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले जो नगर हैं। पहले 5 लाख थे, तो 1 लाख से 3 लाख वाले जो नगर हैं, जनसंख्या वाले नगर, वहां पर नगर परिषद बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अलग नाम से जाना जाता है। नगर परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको कहा जाता है सभापति। अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहते हैं। याद रखना, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर और उपाध्यक्ष को उपमहापौर कहते हैं, जबकि नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति। इसमें भी जो चुन के जाते हैं वो पार्षद ही कहलाते हैं। तीनों स्तर पर पार्षद कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है कह सकते हैं, तीसरी जो संस्था वो बनाई गई है छोटे नगरों में, जिनकी जनसंख्या कम है। अपने जो आसपास का जो इलाका है, जो छोटे नगर होते हैं, ठीक है, तो इसमें आधार रखा गया 1,10,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में। जिन नगरों की जनसंख्या 1,10,000 से अधिक है और 1 लाख तक है, तो वहाँ पर जो है वो नगर पालिका बनाई गई, ठीक है। इसके भी अध्यक्ष को उसी नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष जो है वो चेयरमैन कहलाता है, यानी नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। नगर पालिका अध्यक्ष इंग्लिश में से चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष को नगर पालिका जो है उपाध्यक्ष कहा जा रहा है। नगर पालिका उपाध्यक्ष,
ठीक है, और इसके भी सदस्यों को पार्षद कहते हैं। तो ये हो गया, आपके 3 स्तर होते हैं। जिस तरह ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तर बताए गए, ये तीनों स्तर एक दूसरे के अधीन होते हैं। उच्च स्तर पर नगर जिला परिषद होती है, मध्य में जिला पंचायत समिति और निम्न में जो है ग्राम पंचायत। इसमें ऊपर से नीचे 3 स्तर होते हैं ग्रामीण पंचायत राज में, लेकिन यहाँ पर 3 स्तर नहीं होते। यहाँ जनसंख्या के आधार पर नगर बड़ा है या छोटा है उसके आधार पर 3 स्तर बनाए गए हैं। स्तर नहीं कह सकते हो आप, 3 जो है संस्थाएं बनाई गई। नगर पर निगम, जो बड़े शहर हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर जैसे शहर, वहाँ पर जो है नगर निगम बनाई गई है, जो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष को महापौर यानी मेयर, इंग्लिश में मेयर, और उपाध्यक्ष को उप महापौर कहा जाता है। इसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। दूसरे जो मध्यम स्तर के नगर हैं, ठीक है, जहाँ 1 लाख से 3 लाख के जनसंख्या वाले जो नगर हैं, वहाँ पर जो आपके बनाए गए हैं सभापति और उपसभापति। राजस्थान में ये 5 लाख है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहा जाता है। और जो छोटे स्तर के नगर हैं, जो कस्बों से थोड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका बनाई जाती है। वहाँ 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, जो 1 लाख के बीच में है, वहाँ पर नगर पालिका बनाई गई है। इसके अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नगर पालिका उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 स्तर बनाए गए हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर होती है। तीनों पर पार्षद कहलाते हैं, तीनों के जो सदस्य हैं ये पार्षद कहलाते हैं। अब इनका अध्यक्ष पदाधिकारी को चुनाव कौन करता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किन का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और किन का अप्रत्यक्ष तरीके से। तो आपको ये याद रखना है, अगर राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में भी ये 3 स्तर हैं। राजस्थान में अगर हम पूछा जाए वर्तमान में आपके कितने नगर निगम है राजस्थान, तो राजस्थान में नगर निगम की संख्या है 7। ठीक है, नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और भरतपुर हो गया, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा। और 7वां जो है आपके ये इसका नाम है उदयपुर। इस प्रकार 7 नगर निगम है राजस्थान में। ठीक है, और नगर निगम कहाँ पर बनाए जाते हैं? जो जिनकी जनसंख्या 3 लाख से, राजस्थान में 5 लाख है, तो उन जनसंख्या वाले अधिक जो बड़े नगर हैं, जिसे महानगर की श्रेणी में रख सकते हैं अपन, वहाँ पर जो है नगर निगम बनाए जाते हैं। उसका जो अध्यक्ष महापौर, उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाए। दूसरा जो स्तर है स्तर नगर परिषद, दूसरी संस्था जो है, जो छोटे मध्यम स्तर के जो नगर होते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हुए हैं, तो और 3 लाख से कम वाले में है, राजस्थान में ये 5 लाख से कम है, तो वहाँ पर जो है सभापति, अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष उपसभापति कहलाता है। और वो संस्था का नाम है, जैसे ब्यावर है, आपके मकराना है, तो ये अलवर है, नगर परिषद की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो छोटे स्तर के जो नगर हैं, जिनकी अधिक जनसंख्या नहीं होती है, तो ऐसे नगरों में जो है तीसरी संस्था स्थापित की गई है, जिसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, और इनमें पूरे नगर को उतने ही वार्डों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। जितना बड़ा नगर है उतने ही वार्ड होते हैं, और यहाँ पर गाँव में वार्डों में चुन करके जाता है वार्ड पंच। वैसे ही नगरों में जो वार्ड हैं, तो वहाँ पर जो नगर पालिका का जो सदस्य है उसको पार्षद के नाम से जाने जाते हैं। तीनों स्तर पर पार्षद होते हैं। जैसे अगर बात करें अजमेर नगर निगम, तो पूरे अजमेर नगर निगम को जो है उतने ही वार्डों में बांट लिया जाता है, और वार्डों के आधार पर जो है प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुन करके जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? उसे पार्षद कहते हैं। ठीक है, और तीनों में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, जो पदाधिकारी होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना है, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर, उपाध्यक्ष को उप महापौर कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहते हैं। और नगर निगम पालिका के जो अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष
चेयरमैन और उपाध्यक्ष जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह नगरों में जो है छोटे स्तर हैं या नगर हैं या बड़े नगर हैं, उसके आधार पर 3 स्तर बनाए गए हैं। तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया त्रिस्तरीय व्यवस्था, क्या इसमें भी 3 स्तर बनाए गए हैं। ठीक है, बस इनका आधार रखी गई जनसंख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये नगरों गाँवों की तरह नगरों में भी 3 स्तर पर बनाई गई है। ठीक है, दूसरी विशेषता जो इनका निर्वाचन कैसे होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।